नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। मातृत्व या तो प्रेगनेंसी महिला के जीवन का एक बहुत ही अहम और सुखद सफ़र है। प्रेगनेंसी के समाचार के साथ यदि महिला को ये समाचार मिलता है कि उसको ट्विन प्रेगनेंसी है, तो मैं समझती हूँ कभी कभी तो ये बहुत ही सुखद समाचार हो जाए, क्योंकि कुछ कपल्स ये चाहते हैं कि एक ही बार में ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ हद तक कुछ कपल्स ये सोचते हैं कि नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी में जटिलताएं ज़्यादा होगी और दिक्कतें आ सकती है, मुश्किलें हो सकती है। इसी शंकाओं से वो भर जाते हैं और कभी कभी ये उनको मुश्किल वाला डिसीजन लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था में ट्विन की प्रेगनेंसी में कितनी जटिलताएं हैं, वो कैसे होती है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं, और बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ट्विन का इंसिडेंस क्या है, मतलब उस कितनी मात्रा में वो कॉमन है। तो यदि ट्विन डिलीवरी हम नेचुरल कंसेप्शंस में देखते हैं, जिसमें महिला कोई भी दवाई नहीं लेती है और नेचुरली उसको कंसीव होता है, तो यह 90 औरतों में से एक महिला को ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। कभी कभी ये जेनेटिकली गाइडेड भी होता है, जैसे माँ को ट्विन प्रेगनेंसी है तो महिला को भी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं हम लोग, जिससे ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, एक से ज़्यादा अंडे बनने लगते हैं। तो उस केसेस में ट्विन होने की आशंका 5% और बढ़ जाती है। और यदि महिला ने कोई आईवीएफ का ट्रीटमेंट या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट लिया है, तो उस दौरान जो टेस्ट ट्यूब बेबी में भ्रूण इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो बाहर बनता है, और यदि एक ही भ्रूण यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्विन होने की आशंका तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी सक्सेस दर बहुत कम हो जाती है। इसी कारण सारे आईवीएफ एक्सपर्ट्स ये सोचते हैं कि हम आईवीएफ में हमारा प्रेगनेंसी होने की सफलता कितना तक बढ़ा सकते हैं। यदि वो 2 भ्रूण स्थापित करते हैं या 3 भ्रूण स्थापित करते हैं, तो प्रेगनेंसी होने की सफलता का जो दर है वो 25% या 30% बढ़ जाता है। तो आईवीएफ के दौरान जब ये 2 या 3 भ्रूण स्थापित किया जाते हैं, तो भी ट्विन्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आते हैं, हम जानते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होता है। अक्सर ये देखा गया है कि महिला की माहवारी के दौरान, मासिक चक्र के दौरान हर महीने एक अंडा अंडेदानी से रिलीज़ होता है और इसका निषेचन होता है स्पर्म के द्वारा, और वो एम्ब्रियो बनता है और वो जाके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। तो ये सिंगलटन प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन इसी के बदले यदि मासिक चक्र के दौरान यदि 2 अंडों का निर्माण होता है और दोनों अंडे यदि निषेचित होकर 2 एम्ब्रियो बन के बच्चेदानी में, यूट्रस में वो इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है 2 अलग अलग एम्ब्रियो इम्प्लांट होते हैं, तो इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसी। और ये दोनों प्रेगनेंसी के दौरान यदि 2 भ्रूण दिखते हैं इस तरह से, तो इसे हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे। इनके सभी चीज़ें अलग होती है, इनका प्लेजेंटा अलग होता है, इनका एमनियोटिक सैक अलग होता है, और इनके जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्किन कलर होना, बालों का कलर, आँखों का कलर, ये सब अलग हो सकता है, और उनके जेंडर भी अलग हो सकते हैं। अब आते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं। जब एक एम्ब्रियो बनता है महिला के शरीर में, और ये एम्ब्रियो आगे बढ़ने डेवलपमेंट के दौरान यदि उसके 2 हिस्सों में डिवीज़न हो जाता है या वो स्प्लिट हो जाता है, वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो इसमें से 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं और बिल्कुल वो आइडेंटिकली सेम होते हैं। उनके सारे गुण धर्म, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किन कलर, आँखों का कलर, बालों का कलर, उनका जेंडर, वो सभी कुछ सेम रहता है, और वो एक ही बच्चेदानी में आके स्थापित हो जाते हैं। और कुछ रेयर केसेस में, लाखों में ये देखा गया है कि कुछ ये डिवीज़न की प्रक्रिया के दौरान यदि ये इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है या वो प्रक्रिया रुक जाती है, तो हमें जुड़े हुए ट्विन्स भी कभी कभी अजूबों की तरह दिखते हैं, कि वो जुड़े हुए दिखते हैं, हालांकि वो बहुत जटिलता भरी प्रेगनेंसी होती है और उसकी सर्वाइवल भी बड़ा क्वेश्चनेबल होता है। इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम जो कॉमन ट्विन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे।
तो ये जो ट्विन्स होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मोनोकोरियोनिक या मोनोएमनियोटिक या डायएमनियोटिक ट्विन्स। और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसे हम कहेंगे डायएमनियोटिक डायकोरियोनिक ट्विन्स। तो अब पता ये करना है कि अब हम डायग्नोस कैसे होते हैं ट्विन्स। तो जैसे महिला का टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो उसका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो 8वें 9वें या 10वें हफ्ते में होता है, जिसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, इस दौरान हम प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते हैं कि सिंगल है या ट्विन्स है या ट्रिपलेट है या 3 बच्चे हैं, और उसी टाइम महिला को ये इन्फॉर्म किया जाता है। और उसी दौरान 9 या 10 हफ्ते के स्कैन में हमें ये भी पता चलता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स या डायएमनियोटिक डायकोरियोनिक ट्विन्स है या मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक है या डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक है। मोनोकोरियोनिक का मतलब है कि उनका प्लेसेंटा सेम है, डायएमनियोटिक का मतलब है कि वो दोनों अलग अलग एमनियोटिक सैक में है। हालांकि मोनोएमनियोटिक ट्विन्स में ये पाया गया है कि इन ट्विन्स में काफ़ी जटिलताएं होती है, कभी कभी विकलांगता की आशंका होती है, इसीलिए अक्सर अच्छे रिजल्ट्स के लिए डायकोरियोनिक ट्विन्स का रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में पहली तिमाही के दौरान चूँकि 2 बच्चे अंदर पनप रहे होते हैं, तो ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रीट होना ज़रूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए। और इसी दौरान माँ को बहुत ज़्यादा मतली होना, वॉमिटिंग होना, थकान लगना, एक्सेसिव हार्मोन्स के कारण एक्नी होना, ब्रेस्ट के चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आना, और साथ में बार बार यूरिन जाना, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो भी लक्षण हैं वो अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। और कभी कभी ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण महिला को ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है, और कभी कभी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग का होना भी बहुत ही कॉमन है। मिसकैरेज का होना भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये तो हो गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण। दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है? दूसरे ट्राइमेस्टर में महिला को तेज़ी से उसका वजन बढ़ना, उसके पेट का घेराव बढ़ जाना, उसको पेट में बहुत ही भारी लगना और अपने आप में हैवीपन लगना, साथ में उसकी वॉमिटिंग का कंटिन्यू रह सकता है। और कभी कभी सेकंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस का माउथ लूज़ होने के कारण या सर्विक्स ओपन होने के कारण भी उसका मिसकैरेज हो जाना, या तो फिर डॉक्टर्स को उसके कारण सर्वाइकल एन्सेफेलाज या सर्विक्स में टाँके लगाने की नौबत भी आ सकती है। और कभी कभी ये भी पाया गया है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के दौरान एक ट्विन का ग्रोथ अच्छे से होता है और एक ट्विन बिल्कुल उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो वैनिश हो जाता है और वो बिल्कुल ही दिखता नहीं, मतलब वो ड्राई हो जाता है और उसके कारण उसको हम वैनिशिंग ट्विन बोलते हैं। इसका आगे वाली प्रेगनेंसी में कोई ज़्यादा जटिलता नहीं होती है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरुआत होती है तब महिला के सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसे कि उसका शरीर का वजन जैसे कि 15 से 20-25 किलो तक बढ़ जाता है, उसको अधिक सूजन आ जाती है। कुछ कुछ महिलाओं में एकदम से बीपी का बढ़ना शुरू हो जाता है, प्री एक्लेम्पशिया की शिकायत हो जाती है, और कुछ कुछ महिलाओं में डायबिटीज़ हो जाता है, पेट में पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण पॉलीहाइड्रोमियोस कहेंगे। और कभी कभी प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन नीचे होने के कारण या जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं उसके होने के कारण कभी कभी ब्लीडिंग की शिकायत भी हो जाती है। और इस दौरान प्री मैच्योर लेबर होना बहुत ही कॉमन है। सबसे बड़ा रिस्क है कि प्री टर्म लेबर या उसका टाइम पूरा होने के पहले 8 महीना पूरा होने के पहले ही कुछ महिलाओं को यूट्रस में ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी के बाद भी ये कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीपीएच होना और खून की कमी होना, और ये सब चीज़ें ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा पाई जाती है। तो अब तो ये हमने लक्षण हमने बताया कि ट्विन के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। माता को उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, उसकी चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है और वो काफ़ी कभी कभी वीक महसूस करती है, उसकी एनीमिया बढ़ जाता है क्योंकि 2 बच्चों के कारण शरीर के ऊपर ज़्यादा डिमांड रहती है सप्लीमेंट्स के लिए। और इसी के दौरान तो हमें इस स्थिति में हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी में, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले तो पहली तिमाही में हम आते हैं कि महिला को जो पहला स्कैन होता है, हो सकता है कि पहले स्कैन में डायग्नोस हो जाता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है,
तो नेचुरली उसको अपना पॉजिटिव आउटलुक बना के रखने की बहुत ही ज़रूरत है। उसे अपने आप को हाइड्रेट करके रखना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना और वॉमिटिंग की मेडिसिन्स लेना, और डॉक्टर्स कुछ प्रिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा देते हैं, वॉमिटिंग की दवाइयाँ हैं, फॉलिक एसिड और उसके साथ प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस और प्रोजेस्ट्रॉन की दवाइयाँ और कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है ताकि यूट्रस में क्रैम्प्स या कॉन्ट्रैक्शंस ना आए और उनका जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है वो कंट्रोल में रहे, उनकी वॉमिटिंग कंट्रोल में रहे। इसलिए और इसी दौरान खान पान की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यदि 2 बच्चे पेट में ग्रो हो रहे हैं तो महिला को डबल कैलोरीज़ लेने की ज़रूरत है। जैसे एक सिंगल प्रेगनेंसी में हम एडवाइस करते हैं 300 कैलोरीज़ का खाना खाना चाहिए, डबल प्रेगनेंसी में हम एडवाइस करेंगे 600 नहीं तो 500 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए। तो आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के अलावा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल पे थोड़ा थोड़ा हेल्दी स्नैक्स वगैरह, हरी सब्जियां और अपना हाइड्रेशन लेवल, ये सब चीज़ों पे पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है कि डॉक्टर आपके स्कैन्स भी ज़्यादा जल्दी जल्दी करवाएं यदि कुछ जटिलता है। जैसे सेकंड तिमाही में ऑलवेज डॉक्टर ये सोचता है कि यूट्रस का माउथ या सर्विक्स खुल तो नहीं रहा है, सर्वाइकल स्टिच की ज़रूरत तो नहीं है, तो हो सकता है कि हर महीने ही सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़े। और उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि दोनों ट्विन्स का ग्रोथ सही हो रहा है या उसको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन की शिकायत तो नहीं हो रही है, क्योंकि मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में क्योंकि एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं बच्चे, तो कभी कभी ये भी पाया गया है कि एक बच्चे को ज़्यादा ब्लड मिलता है, एक बच्चे को कम मिलता है, तो एक बच्चे का वज़न है वो कम बढ़ता है और उसको एनीमिया की शिकायत हो जाती है, और दूसरे बच्चे को ज़्यादा ब्लड मिलने के कारण उसको ज़्यादा ब्लड की कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट फेलियर होता है। तो सेकंड तिमाही में या थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्विन टू ट्विन का ट्रांसफ्यूजन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है। सो दूसरी तिमाही में आपको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में बुलाया जाता है कि आपका बीपी टाइम पे चेक किया जाए, आपका हीमोग्लोबिन टाइम पे चेक किया जाए, और यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आपको हीमोग्लोबिन की एक्स्ट्रा दवाइयाँ या तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर आपका अच्छा रहे और आपको डिलीवरी के टाइम जो भी ब्लीडिंग, जो एक्सेस ब्लड लॉस होता है उसको फेस करने के लिए आपकी बॉडी में अच्छा हीमोग्लोबिन का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी तैयारी रखनी पड़ सकती है कि माता की लाइफ को खतरा ना हो। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या ध्यान देना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम चाहते हैं कि प्रीटर्म होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए हमें स्टीरॉयड के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं ताकि बेबीज़ के लंग्स मजबूत रहे। 7 महीने के बाद कभी भी लेबर पेन्स की शिकायत हो सकती है, इसी कारण हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा सतर्क कर देना चाहिए कि आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको हॉस्पिटल में आना है। जैसे ब्लीडिंग होना, पानी का जाना, लेबर पेन्स होना और सडनली शरीर पे सूजन आ जाना, बीपी का बढ़ जाना, हेडेक्स होना या आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। यदि ऐसी कोई जटिलताएं दिखती है तो कभी कभी 8 महीने पूरे होते ही 35, 36 वीक्स या 37 वीक्स में बच्चों की कंडीशंस देख के उनकी डिलीवरी कराना ज़रूरी समझा जाता है। अब आते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी। हर एक महिला के दिमाग में एक उत्सुकता रहती है, तो ट्विंस है तो डॉक्टर हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी क्या? तो डेफिनेटली यदि बच्चों की पोजीशन सही है और कोई बीपी की जटिलता, शुगर की जटिलता या कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पर अक्सर ये पाया गया है कि डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है और कभी कभी बच्चों की पोजीशंस ठीक ना होने के कारण और दूसरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण कभी कभी सिजेरियन की दर ज़्यादा होती है, सिजेरियन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। और इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी हम डॉक्टर्स उसको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानते हैं और हाईली प्रायोरिटाइज प्रेगनेंसी है। उसी दिन डॉक्टर को और पेशेंट को दोनों को ही बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है, जो ये मदरहुड का जो सफ़र है वो सुरक्षित रहे और वो मेमोरेबल रहे। तो इसी के साथ मैं समझती हूँ कि ये वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। हैप्पी प्रेगनेंसी। नमस्कार।